हेलो बच्चों। कैसे हो आप लोग। मैं अभिषेक कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्टडी फंडा प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ। आज के लेक्चर में मैं आपके साथ फिजियोग्राफी का सेकेंड पार्ट डिस्कस करने वाला हूँ। इसका फर्स्ट पार्ट हमने कल के लेक्चर में डिस्कस किया था। फिजियोग्राफी का मतलब क्या है? फिजियोग्राफी का मतलब किसी भी लैंड के ऊपर के फिजिकल फीचर्स, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फिजिकल फीचर्स, उनकी स्टडी को हम फिजियोग्राफी कहते हैं। कल के लेक्चर्स में मैंने आपके साथ नॉर्दर्न हिमालयस एंड पूर्वांचल हिल्स डिस्कस किए थे। उसके साथ आइलैंड्स, दोनों हमारी जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, बे ऑफ बंगाल एंड लक्षद्वीप, उनके बारे में डिस्कस किया था। और नॉर्थ इंडियन प्लेन्स के बारे में डिस्कस किया था। प्लेन्स के बारे में डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में इसके अलावा जो फिजिकल फीचर्स हैं इंडिया के, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इंडियन डेजर्ट के बारे में हम जानेंगे कि इंडियन डेजर्ट है क्या, इसका ये बना कैसा है, इसका क्या ज्योग्राफी है, यहाँ पे कौन कौन सी रिवर फ्लो होती है, क्या इसका टोपोग्राफी है। उन सब के बारे में हम डिटेल में देखेंगे। उसके बाद जानेंगे हम कोस्टल प्लेन्स के बारे में। जैसे आपको पता है, इंडिया के पास दो ग्रुप ऑफ कोस्टल प्लेन्स है। कौन कौन से? वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। अब वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कौन सा? जो अरेबियन सी के बगल वाला है। और ये बे ऑफ बंगाल के बगल वाला। इन दोनों को हम एकदम डीप में पढ़ेंगे। इनके अलग अलग फीचर्स जो भी है सब। उसके बाद लास्ट में हम मोस्ट इम्पोर्टेंटली पेनिनसुलर प्लेट्यू देखेंगे। आपको पता है, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, इंडिया की का फिजिकल एरिया 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, जिसमें से 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया केवल पेनिनसुलर इंडिया में, पेनिनसुलर प्लेट्यू में कवर होता है। तो समझ गए आप ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो इन सब के बारे में हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं द इंडियन डेजर्ट से। इसको हम थार डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं। ये हमारे नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में लाई करता है। तो द ग्रेट इंडियन डेजर्ट एज वेल एज वेल नोन एज थार डेजर्ट, इसको हम थार डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं, इज अ लार्ज एरिड रीजन इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में लाई करता है। It covers around 2 lakh square kilometer in terms of area and forms a natural boundary between India and Pakistan. ये डेजर्ट अराउंड 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक नेचुरल बाउंड्री क्रिएट करता है। इंडिया के पास 85% ऑफ द थार डेजर्ट है, और वहीं पाकिस्तान के पास जस्ट 4.56% ऑफ द थार डेजर्ट है। मतलब मेजोरिटी ऑफ थार जो डेजर्ट है, ये इंडिया में लाई करता है। अगला, जियोलॉजिकल एंड हिस्ट्री, जियोलॉजिकल हिस्ट्री एंड फीचर्स। अब इसके ये ये फिजियोग्राफी बनी कैसी, इसकी हिस्ट्री के बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे। और इसके क्या क्या अलग अलग फीचर्स हैं उसके बारे में हम देखेंगे अब। तो मोस्ट ऑफ द एरिड प्लेन वाज अंडर द सी इन परमो कार्बोनिफेरस पीरियड। ये जो आपका थार डेजर्ट वाला रीजन है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है हमारा इंडिया का, ये इस पीरियड में सी के अंडर था। ठीक है। ये आप लोगों के कोर्स में नहीं है और ना ही पूछा जाएगा। ये एक एक्स्ट्रा है, मैंने आप लोगों को करवा दिया। ठीक है। तो इसको आप एक बार देख लेना, बट ये उतना आप लोगों के लिए रेलेवेंट नहीं है। एंड लेटर इट वाज अपलिफ्टेड ड्यूरिंग पेलिस्टोन पेलिस्टोसीन एज। ये कार्बोनिफेरस एरा के अंदर के टाइम पे ये सी के अंदर था। उसके बाद इस एज में ये सी के बाहर आया। हमें कैसे पता चलता है ये सी के अंदर था? क्योंकि हमारे पास एविडेंस आर अवेलेबल एट वुड फॉसिल पार्क एट अकाल, अकाल एंड मरीन डिपॉजिट अराउंड ब्रह्मसार नियर जैसलमेर। हमें कैसे पता चलता है कि ये प्री परमो कार्बोनिफेरस पीरियड में ये सी के अंदर था? हमने तो जाके नहीं देखा, ना ही उस समय का किसी ने आके हमें बताया। बट हमारे पास एविडेंस अवेलेबल है। कहाँ पे? वुड फॉसिल पार्क अकाल में। और दूसरा, मरीन डिपॉजिट्स आर फाउंड एट ब्रह्मसार।
ब्रह्मसार एक रीजन है जैसलमेर के पास, वहां पे वो डिपॉजिट मिलते हैं जो कि मोस्टली ओशन के अंदर मिला जाता है। ठीक है, तो ये डिपॉजिट्स यहाँ पे मिलते हैं। सो द प्रेजेंस ऑफ ड्राई बेड्स ऑफ रिवर सरस्वती इंडिकेट दैट दिस रीजन वाज वंस फर्टाइल। कहते हैं कि जब यहाँ पे सरस्वती रिवर, जो कि अब डिसअपेयर हो गई है, जब ये पहले फ्लो करती थी तो ये रीजन काफी फर्टाइल था। इनफैक्ट आपको पता है, अभी भी अगर हम मतलब कुछ ऐसा मतलब हो, चमत्कार हो कि आपका ये जो थार डेजर्ट वाला रीजन है, यहाँ पे अगर रेनफॉल हो, ठीक है, अगर यहाँ पे रेनफॉल होगी तो ये रीजन को हम दोबारा री फर्टाइल बना सकते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं कि 2-3 बारिश में आपने इसको फर्टाइल बना दिया ना, इसके लिए बहुत ही कई हजार साल लगेंगे, लेकिन ये रीजन दोबारा फर्टाइल हो सकता है। ये डेजर्ट क्यों बना? देखो, ऑल दो ये टॉपिक मैं आपके साथ तब डिस्कस करता जब मैं आपको इंडिया का क्लाइमेट पढ़ाता, लेकिन मैं अभी थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो, यहाँ से अरावली माउंटेन रेंजेस ऐसे दिल्ली की तरफ जाते हैं, तो उससे होता ये है कि जो यहाँ पे आपकी नॉर्थ, जो यहाँ से आपकी साउथ वेस्टर्न मॉनसून विंड्स आते हैं, वो अरावली माउंटेन्स के पैरेलल होके यहाँ से मूव कर जाते हैं, और ये जो थार डेजर्ट का रीजन है, यहाँ पे बारिश नहीं होती, जिस वजह से ये रीजन जो है आपका डेजर्ट फॉर्म हो गया है। यहाँ यहाँ पे बारिश नहीं होती है। अगर यहाँ पे अगर ऐसा होता कि अरावली माउंटेन रेंजेस यहाँ पे होती, तो ये इस विंड को ब्लॉक कर पाती, और जिस वजह से यहाँ पे बारिश होती। तो वो होता नहीं है, इस वजह से यहाँ पे डेजर्ट फॉर्म हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं। अब चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स, अब ये जो थार डेजर्ट है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं। द डेजर्ट प्रॉपर इज कॉल्ड मरुस्थली। जो आपका, जहाँ पे आपने देखा है ना मूवीज वगैरह में, वो जो एकदम रेतीला जगह दिखाया जाता है, उसे हम मरुस्थली कहते हैं हिंदी में, या डेडलैंड। एज दिस रीजन हैज एरिड क्लाइमेट एंड लो वेजिटेशन कवर। वहाँ पे एकदम सूखा क्लाइमेट होता है, मतलब एकदम सूखा रहता है और कोई वेजिटेशन नहीं होता, बहुत ही कम वेजिटेशन वहाँ पे अवेलेबल होती है। इन जनरल ईस्टर्न पार्ट ऑफ मरुस्थली इज रॉकी, while its western part is covered with shifting sand dunes। जो मरुस्थली का ईस्टर्न पार्ट है वो आपका रॉकी फीचर है, क्योंकि ये पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट है। ठीक है, ऐसा मानते हैं कि ये पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट है, जिस वजह से इसके ईस्टर्न पार्ट आपका काफी रॉकी है, और वेस्टर्न पार्ट में आपके सैंड ड्यून्स मिलते हैं। अभी अगला है टर्म है बागर। बागर रेफर्स टू द सेमी डेजर्ट एरिया विच इज वेस्ट ऑफ अरावलीज। जो बागर है, ये सेमी डेजर्ट एरिया है, एंड इट इज वेस्ट ऑफ अरावलीज। दिस रीजन इज ड्रेन्ड बाय लूनी इन द साउथ, whereas in northern section there are number of salt lakes। ठीक है, बागर एक वो एरिया है, इट लाइज इन दी वेस्ट ऑफ अरावली। ठीक है, बागर एरिया जो है इट लाइज इन दी वेस्ट ऑफ अरावली, इट इज सेमी डेजर्ट एरिया। ओके, राजस्थान बागर हैज नंबर ऑफ सीजनल स्ट्रीम। इनफैक्ट इनकी जो मेजर रिवर है, लूनी रिवर जो है, दैट इज ऑल्सो अ सीजनल रिवर। सीजनल रिवर। सेकेंड थिंग, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रोही। जो राजस्थान में एग्रीकल्चर लैंड है उसे हम रोही कहते हैं, कल्चरल लैंड। राजस्थान में जो एग्रीकल्चर लैंड है उसे हम रोही के नाम से जाना जाता है। वही कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर लूनी इज ऑल्सो सीजनल स्ट्रीम। ये भी एक सीजनल रिवर है। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम पुष्कर वैली ऑफ द अरावली रेंज नियर अजमेर एंड फ्लो टूवर्ड्स साउथ वेस्ट ऑफ रन ऑफ कच्छ, और फिर रन ऑफ कच्छ में जाके ये डिसअपेयर हो जाती है। आगे देखते हैं। देर आर सम स्ट्रीम्स विच डिसअपियर आफ्टर फ्लोइंग फॉर सम डिस्टेंस एंड प्रेजेंट a typical case of inland drainage system by joining lakes or palayas, example सांबर लेक। यहाँ पे हमने देखा है कि कई सारे ऐसे रिवर्स और या स्ट्रीम्स हैं जो कि अचानक से गायब हो जाते हैं, उसके बाद वो रिवर और स्ट्रीम किसी पलायास या लेक में जाके मिल जाते हैं। ठीक है,
तो ऐसा ही यहाँ पे देखा गया, जैसे ये आप देखिए, ये लूनी रिवर भी है, ये भी जाके गायब, डिसअपियर हो जाती है। ठीक है, तो ये सब इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम का पार्ट है। ड्रेनेज सिस्टम जब हम अगली वीडियो पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा सारी चीजें। अब अगला टॉपिक, द कोस्टल प्लेन्स। देखो, कोस्टल प्लेन्स वो प्लेन्स है जो कि ओशनिक कोस्ट के बगल वाली जो प्लेन होती है उसे हम कोस्टल प्लेन कहते हैं। ठीक है, देखो यहाँ से ओशनिक कोस्ट स्टार्ट हो रही है, तो ये वाला जो प्लेन है इसे कोस्टल प्लेन्स कहा जाता है। ओके, ये यहाँ पे भी है। और उसके बाद यहाँ से आपका वेस्ट बंगाल बांग्लादेश स्टार्ट हो जाता है यहाँ के बाद से। सेकेंड थिंग, इंडिया की जो कोस्टल प्लेन्स है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। कौन कौन से पार्ट में? वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ठीक है, तो इसको एक एक करके देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन एंड एक्टिव जियोमॉर्फोलॉजिक प्रोसेस, these are broadly divided into two parts, western coastal plains and eastern coastal plains। तो ये वाला जो रीजन है, यह आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, कोस्टल प्लेन्स कहा जाता है। और ये वाला जो रीजन है इसको हम ईस्टर्न कोस्टल प्लेन प्लेन कहते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को देखते हैं। तो ये कहाँ से कहाँ तक लाई करता है? ये जो लाई करता है आपका, इसका जो एक्सटेंड है, द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर थिन स्ट्रिप ऑफ कोस्टल प्लेन्स विद द विड्थ ऑफ 50 किलोमीटर बिटवीन अरेबियन सी एंड वेस्टर्न घाट्स। ये जो कोस्टल प्लेन है, ये 50 किलोमीटर की चौड़ाई का प्लेन है। देखो, यहाँ पे आपका हमने पढ़ा है कि इस पढ़ेंगे अभी, इस रीजन में आपका वेस्टर्न घाट्स लाई करते हैं। रुक जाओ, मैं इसे रब करके अच्छे से दिखाता हूँ। ये वाला जो रीजन है आपका, यहाँ पे आपके वेस्टर्न घाट्स लाई करते हैं, फ्रॉम गुजरात टू मलाबार कोस्ट तक ये जाता है। तो अरेबियन सी, वेस्टर्न घाट्स के बीच का जो इलाका है, उस इलाके, वहां पे आपके वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स मिलते हैं। ठीक है, इट इज सब डिवाइडेड इनटू। अब वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को भी, ये देखो, ये स्टार्ट होता है फ्रॉम गुजरात कोस्ट, एंड होता है केरला कोस्ट पे। इसको भी हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, जैसे कच्छ और एंड काठियावाड़ कोस्ट इन गुजरात, कोंकण कोस्ट इन महाराष्ट्र, गोवन कोस्ट इन कर्नाटका एंड मलाबार कोस्ट इन केरला। ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के सब डिविजन्स हैं। ठीक है, द कोस्टल सबमर्जेंस, आपको पता है ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है, ये एक सबमर्ज्ड प्लेन के एग्जाम्पल है। इंडिया का ये पोर्शन जो है, ये ये सी में सबमर्ज्ड है। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर द एग्जाम्पल ऑफ सबमर्ज्ड कोस्टल प्लेन्स। इतना इलाका जो है ये सी में आपका कुछ इस टाइप का है। ठीक है, यहाँ पे आपका सी में ये प्लेन्स जो है ये सबमर्ज्ड है। जब आप इसकी गूगल पे आप फोटोज देखना तो आप देखोगे कि ये काफी दूर तक फैला हुआ है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। ठीक है, कहा जाता है कि जो हमारी द्वारका सिटी जो है, which was once a part of Indian mainland, was situated along west coast and is submerged under water। जो द्वारका सिटी कहते हैं कि आपके गुजरात में कहीं थी, जो कि अब पानी के अंदर जा चुकी है, पहले वो इंडियन मेनलैंड का पार्ट था। उसके बाद, एज दिस प्लेन इज एन एग्जांपल ऑफ सबमर्ज्ड प्लेन्स, सो इट गेट सबमर्ज्ड अंडर द वाटर। क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर के बारे में देखते हैं, तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन आर नैरो इन द मिडिल, ये बीच में पतले हैं, और ब्रॉडर एट द नॉर्थ एंड साउथ। जो ऊपर गुजरात और नीचे मलाबार वाले रीजन में ये वाइड है, तो बीच में पतले हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि बीच में आपका वेस्टर्न घाट्स आपके स्टार्ट होते हैं गुजरात के एकदम बॉटम से, आपके आते हैं केरला तक, के कर्नाटका, कर्नाटका तक आते हैं। कर्नाटका केरला में फिर आपके ना लोकल हिल्स वगैरह हैं, तो ये यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स आते नहीं, तो उस वजह से यहाँ पे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन काफी
चौड़ी मिलती है हमें कहाँ, गुजरात, काठियावाड़ और कच्छ कोस्ट पे, और दूसरा मालाबार कोस्ट पे। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, द कोस्ट इज अफेक्टेड बाय साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। ये जो कोस्ट है ये साउथ वेस्ट मानसून विंड से काफी अफेक्टेड है। दैट इज वाई वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर बेटर देन ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। क्यों, इसको समझाता हूँ मैं आपको थोड़ा। देखो, यहाँ पे आपके यहाँ पे आपके वेस्टर्न घाट्स हैं। जब साउथ वेस्ट मानसून विंड्स आती है, साउथ वेस्ट मानसून विंड की जो एक एक ब्रांच जो आपके वेस्टर्न घाट्स को हिट करती है, वो यहीं पे आपका काफी ज्यादा रेनफॉल, मतलब अपना जो मॉइस्चर है यहाँ पे रिलीज कर देती है एज कम्पेयर टू दिस एरिया। तभी आपका ये एरिया जो है आ, काफी ये ट्रॉपिकल जोन हमारा कहा जाता है। यहाँ पे आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं ड्यू टू वेरी हाई रेनफॉल। ठीक है, तो ये एरिया में डायरेक्टली यहाँ से जो साउथ वेस्ट मानसून विंड आती है वो यहाँ पे हिट करती है और यहाँ पे बरसात कर देती है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में ऐसा होता है कि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में जो विंड होती है वो आपके इसके पैरेलल निकल जाती है, तो एज कंपेयर टू वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आपके थोड़े सूखे रहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। द वेस्टर्न कोस्ट बीइंग मोर इंडेंटेड टू ईस्टर्न कोस्ट एंड प्रोवाइड्स नेचुरल कंडीशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स एंड हार्बर्स। जो आपके वेस्टर्न वेस्टर्न कोस्ट जो है ये आपका, as it is a submerged plains, so it provides very यहाँ पे आपके ना काफी नेचुरल कंडीशन प्रोवाइड मिलती है हमें टू डेवलप पोर्ट्स और हार्बर। हार्बर और पोर्ट्स को बनाने के लिए यहाँ पे काफी ज्यादा नेचुरल कंडीशन मिलती है। तभी यहाँ पे जो पोर्ट्स हैं, यहाँ पे ज्यादा पोर्ट्स हैं और काफी बड़े पोर्ट्स हैं एज कम्पेयर टू ईस्टर्न कोस्टल में। देखते हैं कौन कौन से, कांडला, मेजागॉन, जेएलएनवी पोर्ट, नवा शिवा, मरमैगोंग, मैंगलोर, कोची। ठीक है, यहाँ पे आपके एज दिस प्लेन इज सबमर्ज प्लेन, ठीक है, ये सबमर्ज्ड हो रखी है, मैंने आपको बताया है। तो उस वजह से ये एक नेचुरल कंडीशन प्रोवाइड करती है टू मेक पोर्ट्स और हार्बर्स के लिए। ठीक है? दूसरा, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर डॉटेड विद लार्ज नंबर ऑफ कोव्स, क्रीक्स। कोव एक बहुत ही छोटा बे होता है, क्रीक, नैरो शेल्टर्ड वाटरवे सच एज इनलेट इन अ शोरलाइन एंड फ्यू एस्चुरीज। आपके वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स पे आपको कोव्स, क्रीक्स एंड एस्चुरीज देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, एस्चुरीज, एस्चुरीज होता है कि वो इलाका जहाँ पे जो कि ओके मैं आपको बताता हूँ। देखो, दो टाइप की चीज होती है, एक होती है एस्चुरी और एक होती है डेल्टा। डेल्टा क्या होती है, जब रिवर आता है, रिवर अपना वो सेडिमेंट्स यहाँ से सपोज करो कि ये गोदावरी निकल रही है। ठीक है, यहाँ पे गोदावरी ने अपना रिलीज कर, तो गोदावरी ने इतना जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तो इसके पास बहुत सारे सेडिमेंट्स होते हैं। उसके बाद इस एरिया में ये अपने सारे सेडिमेंट्स को डिपॉजिट कर देती है, जहाँ जिस वजह से यहाँ पे डेल्टा क्रिएट होता है। आपने बहुत फेमस नाम सुना होगा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ये जो पूरा रीजन है, इट इज नोन एज गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। अब एस्चुरी क्या होती है, एस्चुरी होती है कि वो रीजन, एस्चुरी आपकी क्रिएट होती है बेसिकली वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में। ठीक है, नर्मदा एंड तापी की जो है ये मेजर एस्चुरीज फॉर्म करती है। अब एस्चुरी क्या है, यहाँ पे आपका वाटर आया, रिवर ने ट्रैवल किया। पहली बात, यहाँ पे रिवर का जो कोर्स है, रिवर का जो डिस्टेंस है, ये बहुत कम डिस्टेंस ट्रैवल करती है, जिस वजह से इसके पास बहुत ही कम सेडिमेंट्स इकट्ठे होते हैं। इसके पास बहुत कम सेडिमेंट्स होते हैं, ये यहाँ से ट्रैवल करती है। उसके बाद ये जिस रीजन में अपना पानी रिलीज करती है, वहां पे पहले से ही समंदर होता है। ठीक है, ये यहाँ पे आके इसने पानी रिलीज किया, तो यहाँ पे इतनी बॉडी में समंदर होता है, तो दैट कंडीशन इज नोन एज एस्चुरी। वो जो एक फिजिकल फीचर फॉर्म होता है उसे हम एस्चुरी कहते हैं। कोई भी डाउट हो, मैं कह रहा हूँ आपको, कोई भी डाउट हो, आपको नहीं समझ आया एस्चुरी और डेल्टा क्या होता है, आपको नहीं समझ आया वेस्टर्न कोस्टल प्लेन क्या होता है, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछो। ठीक है, कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं सबके रिप्लाई करूँ। अगर आपको रिप्लाई से समझ नहीं आ रहा है तो मैं आप लोगों के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपके डाउट्स लूंगा।
ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। आगे, द रिवर फ्लोइंग थ्रू दिस कोस्टल प्लेन डू नॉट फॉर्म एनी डेल्टा। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही छोटी रिवर्स होती हैं, इनके पास उतना सेडिमेंट्स होता नहीं है, उस वजह से ये डेल्टा फॉर्म नहीं करती। ठीक है, मेनी रिवर डिसेंड फ्रॉम वेस्टर्न घाट्स मेकिंग चेन ऑफ वाटरफॉल्स। यहाँ पे कई सारी रिवर्स वाटरफॉल फॉर्म करती हैं। कयाल्स, या तो इसे बैक वाटर भी कहा जाता है। ठीक है, इसे बैक वाटर भी कहा जाता है। द मलाबार कोस्ट हैज डिस्टिंग्विशिंग फीचर इन फॉर्म ऑफ कयाल्स या बैक वाटर। जो आपकी मलाबार कोस्ट है, केरला की कोस्ट है, यहाँ पे हमें एक बहुत ही डिस्टिंग्विशिंग फीचर देखने को मिलता है, जिसे हम कयाल कहते हैं। कयाल या बैक वाटर, ये क्या होता है? कयाल क्या होता है? देखो, ये आपका अरेबियन सी है। अरेबियन सी है, यहाँ से जो छोटी छोटी इनलेट्स जो फॉर्म होती है, और ये देख लो, ये सब जो फॉर्म हो रहा है, इसे हम कयाल या बैक वाटर्स कहते हैं। ठीक है, दीज आर द बैक वाटर्स आर द शैलो लगून्स और इनलेट्स ऑफ द सी लाई पैरेलल टू द कोस्ट लाइन। ये जो है स्मॉल इनलेट फॉर्म करती है। ठीक है, आपके कोस्टल प्लेन में एक स्मॉल इनलेट फॉर्म करती है, जिस वजह से यहाँ पे छोटे छोटे लगून्स फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, उसे हम कहते हैं कयाल्स कहते हैं। दीज आर यूज फॉर फिशिंग, इनलैंड नेविगेशन एंड इम्पोर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट्स। यहाँ पे आपके ये रीजन का फिशिंग के लिए, इनलैंड नेविगेशन के लिए और टूरिस्ट स्पॉट के लिए फेमस है। एक आपने एक ये वेम्बन लार्जेस्ट ऑफ दीज लगून्स इज द वेम्बनाड लेक। इट इज इन केरला ऑब्वियसली। यहाँ पे एक नेहरू ट्रॉफी नाम की बोट रेस होती है। नेहरू ट्रॉफी नाम की एक बहुत फेमस बोट रेस होती है। तो यही है आपका कयाल। कयाल क्या है? स्मॉल इनलेट, स्मॉल इनलेट और शैलो लगून्स ऑफ द सी दैट लाई पैरेलल टू द कोस्ट लाइन। स्मॉल इनलेट, ये जो छोटे छोटे इनलेट हैं, जिस वजह से लगून्स क्रिएट होते हैं, एंड इट लाई पैरेलल टू द कोस्ट लाइन। इसे हम कयाल कहते हैं। आगे देखते हैं। अब हमने वेस्टर्न कोस्टल प्लेन डिस्कस कर लिया। अब अगला टॉपिक है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन देखते हैं। सो इट लाइज इन द ईस्टर्न कोस्ट। ये जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है, ये ईस्टर्न कोस्ट में हमें देखने को मिलती है। ये जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आपकी 100 to 130 किलोमीटर की विड्थ इसकी चौड़ाई होती है। एंड इट लाइज इन बिटवीन बे ऑफ बंगाल एंड ईस्टर्न घाट्स। ये बे ऑफ बंगाल और ईस्टर्न घाट्स के बीच में लाई करती हैं। अब ये भी, इसके भी सब डिविजन्स हैं, जैसे हमने पढ़ा था ना, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के कच्छ काठियावाड़, कच्छ काठियावाड़, महाराष्ट्र, गोवन, मालाबार। वैसे यहाँ पे भी इसके भी सब डिविजन्स है। क्या क्या है वो? नॉर्दर्न सरकार एंड कोरोमंडल को। नॉर्दर्न सरकार किसे कहते हैं? द नॉर्दर्न पार्ट बिटवीन महानदी एंड कृष्णा रिवर। महानदी और कृष्णा रिवर कहाँ से फ्लो होती है, क्या होती है, ये जब ड्रेनेज चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको क्लियर होगा। महानदी और कृष्णा रिवर के बीच का जो रीजन है, उसे हम नॉर्दर्न सरकार्स कहते हैं। ठीक है, एडिशनली द कोस्टल ट्रैक्ट ऑफ उड़ीसा इज कॉल्ड उत्कल प्लेन्स। को उड़ीसा का जो कोस्टल ट्रैक है, उसे हम उत्कल प्लेन्स कहते हैं। ठीक है, इसे याद कर लेना, बट ये ऑल दो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये याद रखना है कि नॉर्दर्न सरकार्स कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, कहाँ से कहाँ तक, महानदी से कृष्णा रिवर के बीच में लाई करते हैं। अगला है कोरोमंडल कोस्ट, जिसे पयान घाट भी कहते हैं। ये जो है, ये साउथ, ये जो कोरोमंडल कोस्ट है, ये फ्रॉम कृष्णा टू कावेरी रिवर के बीच में लाई करती है। कहाँ से कहाँ तक? कृष्णा से कावेरी रिवर के बीच। ओके, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमने पढ़ा था वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर सबमर्ज्ड प्लेन्स। सबमर्ज्ड प्लेन्स, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो है वो सबमर्ज्ड है। वहीं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो है, ये एमरजेंट प्लेन्स है। ये एमरजेंट प्लेन्स है। जब आपका इंडिया यूरेशियन प्लेट से टकराया था, उसके बाद जो इंडिया की ज्योग्राफी में चेंजेस हुए थे, उससे हुआ ये था कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आपका पानी में वो हो गया था, सबमर्ज हो गया था, और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आपका उठ गया था। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज ब्रॉडर एंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ इमरजेंट कोस्ट।
ये ब्रॉडर ब्रॉडर है, चौड़ा है। आप ना इंडिया का मैं इनफैक्ट अपने हमारे जो स्टडी फंड है, CDS एपकैट का जो ग्रुप है ना टेलीग्राम पे, उसमें एक इमेज शेयर कर दूंगा। ठीक है, उस इमेज को आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स सबमर्ज उसे सबमर्जेंट प्लेन्स क्यों कहते हैं और ईस्टर्न कोस्टल को एमरजेंट क्यों कहते हैं। ठीक है, तो आप उस ग्रुप को ध्यान से फॉलो करना, मैं उसमें आज इमेज शेयर कर दूंगा। अगला है कैरेक्टरिस्टिक फीचर। अब ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? इट इज वाइडर, हमने पढ़ लिया ये वाइडर है। इट इज ड्रायर, ये एज कम्पेयर टू वेस्टर्न कोस्टल प्लेन ये काफी सूखे हुए हैं। ठीक है, हम मैंने आपको बताया भी था रीजन क्यों, कि जो साउथ वेस्ट मानसून विंड है वो वेस्टर्न घाट्स को हिट करती है और वहां पे अपना मॉइस्चर रिलीज कर देती है। वहीं जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है, यहाँ से पैरेलली आपके मानसूनल विंड्स निकल जाते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट, देर आर वेल डेवलप्ड डेल्टास formed by the rivers or formed by many eastward flowing rivers। जो भी ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर है वो सभी मोस्टली सभी रिवर्स डेल्टास फॉर्म करते हैं। ठीक है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन सबके बहुत बड़े बड़े डेल्टास यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ये चीज वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में मिसिंग। ड्यू टू बिकॉज ऑफ इट्स emergent नेचर, there are less number of ports and harbors। ये इसका emergent नेचर होने की वजह से, हमने पढ़ा कि ये emergent कोस्ट है, उस वजह से यहाँ पे आपके लेस नंबर ऑफ पोर्ट्स और हार्बर्स देखने को मिलते हैं एज कम्पेयर टू वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। चिल्का लेक इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ ईस्टर्न कोस्ट। चिल्का लेक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। इट इज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये है आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। अब वेस्ट ईस्ट सॉरी ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। अब इस कोस्टल प्लेन की क्या सिग्निफिकेंस है वो देखते हैं। दीज प्लेन्स आर एग्रीकल्चरली वेरी प्रोडक्टिव। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेल्टास फॉर्म होते हैं, यहाँ पे रिवर कंटिन्यूसली नए नए सेडिमेंट्स डिपॉजिट करती रहती है। उस वजह से जो आपका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, ये काफी प्रोडक्टिव होता है। ठीक है, द डेल्टा रीजन्स ऑफ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैव गुड नेटवर्क ऑफ कनाल्स अक्रॉस द रिवर ट्रिब्यूटरीज। यहाँ पे कनाल्स का बहुत ही अच्छा नेटवर्क है। कोस्टल प्लेन्स आर सोर्स ऑफ सॉल्ट, मोनाजाइट एंड मिनरल ऑयल एंड गैस एज वेल एज सेंटर ऑफ फिशरीज। जो कोस्टल प्लेन्स है वहाँ पे आपको सॉल्ट, मोनाजाइट और ऑयल और गैस देखने को मिलता है बहुत कॉमनली। दूसरी चीज, एक और मैं आपको इम्पोर्टेंट यहाँ पे फैक्ट शेयर करना चाहूंगा। क्या? अ, जो आपका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, ठीक है, इट यहाँ पे आपके जो शुगर केन प्रोड्यूस होता है, सबसे पहली बात, शुगर केन प्रोड्यूस होता है, इट इज इसमें सुक्रोज कंटेंट बहुत हाई होता है। ठीक है, तो ये एक फैक्चुअल चीज है जो कि पूछा गया है। जब मैं आपके साथ प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करूंगा तब ये क्वेश्चन मैं बताऊंगा। तो यहाँ का सुक्रोज कंटेंट काफी हाई होता है ड्यू टू, और दूसरी चीज, ये बहुत ही प्रोडक्टिव रीजन है। द कोस्टल रीजन ऑफ इंडिया आर नोटेड फॉर टूरिस्ट सेंटर। कई सारे बीचेस हैं जिस वजह से ये टूरिस्ट सेंटर का एक बहुत ही अट्रैक्शन है। ठीक है, फिशिंग एंड सॉल्ट मेकिंग, इन सब चीजों के लिए ये काफी फेमस है। अब हम पढ़ेंगे अबाउट मेजर प्लेट्यूज ऑफ द पेनिनसुलर रीजन। पेनिनसुलर इंडिया की जो मेजर प्लेट्यूज है उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो बच्चों फिर आगे देखते हैं। जस्ट मोमेंट। तो ये है आपका पेनिनसुलर, बच्चों। तो ये है आपका टोटल पेनिनसुलर प्लेट्यू। जस्ट मोमेंट। ओके,
तो अब स्टार्ट करते हैं अबाउट द फीचर्स ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू। पेनिनसुलर प्लेटू के क्या क्या फीचर। तो सबसे पहले पेनिस आपकी जो पेनिनसुलर प्लेटू है बच्चों, ये ट्राइंगुलर शेप में है। ये ट्राइंगुलर शेप में है और इसका जो बेस है इज कंसाइडिंग विद द सदर्न एज ऑफ द ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन। कैसे मतलब, देखो यहाँ पे आपका हिमालयाज है, फिर आपके नॉर्थ इंडियन प्लेन्स आते हैं। कौन कौन इसे बनाता है? गंगा, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र रिवर। उसके बाद इसके साउथ से टिल एंड तक आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू का रीजन होता है। जैसे यहाँ पे आप मैप में देख सकते हो क्या है, ये यहाँ पे आपके नॉर्थ इंडियन प्लेन्स है, और वहां से लेके एंड तक, वहां से लेके एंड तक आपका ये पूरा पेनिनसुलर प्लेट्यू का रीजन है। ठीक है। इट कवर्स 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर ऑफ इंडिया आउट ऑफ 32 लैक्स। तो आप समझ गए कि इसकी कितनी रिलेवेंस है, इसका कितना इंपॉर्टेंस है हमारे देश में, ये कितना वाइड स्प्रेड आपका प्लेन है। दूसरा, इसकी एवरेज हाइट जो है इट इज अराउंड 600 to 900 मीटर्स। 600 से 900 मीटर की ऊंचाई पे का इसका हाइट है। मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स आर वेस्ट टू ईस्ट, मतलब आपकी वेस्ट साइड से ईस्ट साइड में जाती है, मतलब अपने बे ऑफ बंगाल में अपना सारा पानी रिलीज करती है। ये क्यों करती है, ये जब मैं आपको ड्रेनेज चैप्टर पढ़ाऊंगा तब आपको समझ आएगा। एक्सेप्ट फॉर नर्मदा एंड तापी रिवर, नर्मदा और तापी रिवर इनको छोड़ के मोस्टली सारी मेजर पेनिनसुलर रिवर अपना पानी बे ऑफ बंगाल में रिलीज करते हैं। नर्मदा और तापी आपकी रिफ्ट वैली से फ्लो होती है एंड इट कॉज डाइवर्जेंट बाउंड्रीज, और ये अपना पानी अरेबियन सी में रिलीज करते हैं। तो ये एक एक्सेप्शन है। पेनिनसुलर प्लेट्यू आर द ओल्डेस्ट लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ। तो हमारा जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड फॉर्म, इंडिया का नहीं, अर्थ का। ठीक है। इट इज हाईली स्टेबल, स्टेबल होने की वजह से यहाँ पे आपका कोई भी अर्थक्वेक जोन आपको नहीं मिलता है। ठीक है। एंड मोस्टली आर्कियन जेनेसिस एंड सिस, ये जो जिससे बने हुए हैं, ये आर्कियन जेनेसिस और सिस रॉक सिस्टम से मिलके बने हुए हैं। इट हैज बीन स्टेबल शील्ड विच हैज गॉन थ्रू लिटिल स्ट्रक्चरल चेंज सिंस इट्स फॉर्मेशन। ये इसने अपने फॉर्मेशन के बाद से इसमें ज्यादा चेंजेस नहीं हुए। ठीक है। Peninsular plateau is an aggregation of several small plateaus, ranges, interspread river basin and valleys। जो आपका ये पूरा पेनिनसुलर प्लेट्यू है, ठीक है, ये पूरा कई सारे छोटे छोटे प्लेट्यूज में, कई सारे छोटे छोटे प्लेट्यूज में और रिवर वैलीज में डिवाइडेड है। क्या क्या है उन सबको हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला, मारवर और मेवाड़ प्लेट्यू। मारवर और मेवाड़ प्लेट्यू ये ईस्टर्न राजस्थान के रीजन में मिलते हैं। ठीक है। इट हैज एन एवरेज एलिवेशन ऑफ 250 to 500 मीटर्स अबव द सी लेवल। इसका एवरेज एलिवेशन 250 से 500 मीटर्स अबव द सी लेवल होता है। इट इज मेड अप ऑफ सैंडस्टोन, शेल्स, लाइमस्टोन। ये इन तीन चीजों से मिलके आपका मेवाड़ प्लेट्यू बना हुआ है। अगला है सेंट्रल हाईलैंड्स। सेंट्रल हाईलैंड्स इसे मध्य भारत पत्थर या मध्य भारत प्लेट्यू भी कहते हैं। सेंट्रल हाईलैंड्स आपका, ये देख रहे हो, ये आपके सेंट्रल हाईलैंड्स है। यहाँ पे आपका मेवाड़ और मेवाड़ प्लेट्यू है, ये डेक्कन है, और इस साइड आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू है। तो ये है आपका सेंट्रल हाईलैंड्स। इसे मध्य भारत पत्थर भी कहते हैं। इट इज टू द ईस्ट ऑफ मेवाड़ अपलैंड, मेवाड़ प्लेट्यू की ईस्ट में है। मोस्ट प्लेट्यू कंप्राइज ऑफ बेसिन ऑफ चंबल रिवर विच फ्लोज थ्रू रिफ्ट वैली। इसका जो मोस्ट बेसिन है, ये चंबल रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी से मिलके बना हुआ है। नॉर्थ साइड में, सेंट्रल हाईलैंड्स के नॉर्थ साइड में रिवाइंस और बैडलैंड्स मिलते हैं। आपने सुना होगा चंबल की बीहड़, बीहड़। ठीक है। तो उसे रेवाइंस या बैडलैंड्स कहते हैं। ये आपके नॉर्थ साइड ऑफ सेंट्रल प्लेटू में मिलता है। नॉर्थ साइड ऑफ सेंट्रल प्लेटू में आपका सेंट्रल हाईलैंड्स मिलता है। उसके बाद आता है आपका बुंदेलखंड अपलैंड। अगला है बुंदेलखंड अपलैंड। ये यमुना रिवर इन टू द नॉर्थ एंड मध्य भारत पत्थर टू द वेस्ट
विंध्यास स्क्रैपलैंड टू द ईस्ट एंड साउथ ईस्ट ऑफ मालवा प्लेटू। ये इसकी जोग्राफिकल लोकेशन है, कहाँ? मध्य भारत के नॉर्थ में, ठीक है। यमुना रिवर के नॉर्थ में, मध्य भारत के वेस्ट में, विंध्यास के ईस्ट में, और मालवा के साउथ में। ये आप देख लेना, मैप मैंने आपको दे रखा है, वहां पे आप देख लेना, तो उस जगह आपका बुंदेलखंड प्लेटू मिलता है। इट इज द ओल्ड डिसेक्टेड अपलैंड ऑफ बुंदेलखंड जेनेसिस, comprised of ग्रेनाइट एंड जेनेस रॉक। ये इनसे मिलके बना हुआ है। इसकी एवरेज एलिवेशन 300 मीटर से 600 मीटर्स के आसपास की है। द एरिया इज मार्क्ड बाय चेन ऑफ हिल रॉक्स मेड अप ऑफ ग्रेनाइट एंड सैंडस्टोन। ये जो एरिया है, इट इज मेड अप ऑफ ग्रेनाइट एंड सैंडस्टोन। द इरोशनल वर्क ऑफ रिवर्स फ्लोइंग here have converted it into a undulating area rendered with। यहाँ पे जो इतना ज्यादा यहाँ ये एरिया इरोडेड है, इरोड हो रखा है कि ये एरिया इज अनफिट फॉर कल्टीवेशन। यहाँ पे कल्टीवेशन पॉसिबल नहीं है। दूसरा, ये एरिया काफी ड्राई एरिया है, ठीक है। ये ड्राई एरिया है, जिस वजह से यहाँ पे कल्टीवेशन होती नहीं, एग्रीकल्चर होता नहीं, इसलिए ये जो रीजन है, यहाँ पे एग्रीकल्चर, यहाँ पे काफी ज्यादा पोवर्टी है, यहाँ पे काफी हाई पोवर्टी है। आगे देखते हैं। अगला है मालवा प्लेटू। Malwa Plateau roughly forms triangle based on the Vindhyan Hills, bounded by Aravalli Range in the west and Madhya Bharat Patthar to the north and Bundelkhand to the east। ये मालवा प्लेटू आपके इस रीजन में लाई करता है। दिस इस प्लेटू में दिस प्लेटू हैज टू सिस्टम ऑफ ड्रेनेज, वन टुवर्ड्स अरेबियन सी एंड अदर टुवर्ड्स बे ऑफ बंगाल। अरेबियन सी में कौन सी रिवर जाती है? नर्मदा, तापी, माही। और बे ऑफ बंगाल में कौन सी? चंबल, बेतवा। ये चंबल और बेतवा जो है, ये आपकी यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी है, और यमुना आपकी किसकी है? गंगा की। और ये आपके बे ऑफ बंगाल में अपना वाटर रिलीज करती है। इन द नॉर्थ इट इज ड्रेन्ड बाय चंबल एंड मेनी ऑफ इट्स राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज लाइक काली, सिंध, पार्वती। इट इज composed ऑफ एक्सटेंसिव लावा फ्लो कवर्ड विद ब्लैक सॉइल। यहाँ ये जो मालवा प्लेट्यू है, इसके ऊपर आपका ब्लैक सॉइल, जिसे रेगुर सॉइल भी कहते हैं, वो देखने को मिलता है। ओके। अगला है बागेलखंड प्लेटू। इट लाइज इन द नॉर्थ ऑफ माइकार रेंज। इट इज मेड अप ऑफ लाइमस्टोन एंड सैंडस्टोन इन द वेस्ट एंड ग्रेनाइट इन द ईस्ट। ये किससे मिलके बना है? लाइमस्टोन और सैंडस्टोन से। जस्ट द सेंट्रल पार्ट, जस्ट वेट, द सेंट इट इज बाउंडेड बाय सोन रिवर इन द नॉर्थ। इसके नॉर्थ में सोन रिवर बहती है। यहाँ पे आपको रेडियल ड्रेनेज सिस्टम देखने को मिलेगा, ठीक है। The region has uneven general elevation varying from 150 meters to 1200 meters। देखो बच्चों, ये वाला जो चैप्टर है, इसमें मेरे को समझाने के लिए ज्यादा चीजें नहीं। इसमें मैं आपको नोट्स जो मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं, ये नोट्स जब आप करोगे, जब इस नोट्स का यूज करोगे, तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आपको लग रहा होगा कि मैं ऑल दो सारा रीड कर रहा हूँ, लेकिन ये जो नोट्स मैंने बनाए हैं, ये सब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नोट्स हैं। तो आप इसे कर सकते हो और इसका यूज कर सकते हो। अगला है छोटा नागपुर प्लेटू। छोटा नागपुर प्लेटू आपके झारखंड, वेस्ट बंगाल और छत्तीसगढ़ वाले रीजन में होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका कई सारी रिवर फ्लो होती है, और यहाँ पे जो टाइप ऑफ ड्रेनेज पैटर्न हमें देखने को मिलता है, वो है रेडियल। यहाँ पे रेडियल ड्रेनेज पैटर्न देखने को मिलता है। दिस प्लेट्यू इज मेनली कंपोज्ड ऑफ गोंडवाना रॉक्स। ये जो प्लेट्यू है, ये गोंडवाना रॉक्स से मिलके बनी होती है। इट लाइज इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। झारखंड, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड इन वेस्ट बंगाल। सोन रिवर फ्लोज फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट ऑफ द प्लेट्यू एंड जॉइंस गंगा। सोन रिवर यहाँ से फ्लो होती है। आपको रिवर के बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जब मैं रिवर्स करवाऊंगा तब आपको एक एक चीज डिटेल में बता दूंगा। द प्लेट्यू इज ड्रेन्ड बाय न्यूमरस रिवर्स। कई सारी रिवर्स से इस प्लेट्यू से ड्रेन होती है तभी, और यहाँ पे रेडियल ड्रेनेज पैटर्न हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे रिवर्स लाइक दामोदर, सुब्रमण्यरेखा, नॉर्थ कोयल, साउथ कोयल, बराकर इधर से फ्लो होती है। द नॉर्थ ऑफ दामोदर रिवर इज द हजारीबाग प्लेट्यू विद एन एवरेज एलिवेशन ऑफ 600 मीटर अबव द मीन सी लेवल।
इस दामोदर रिवर के नॉर्थ में आपका हजारीबाग प्लेट्यू है, उसके साउथ में आपका रांची प्लेट्यू है। ठीक है, तो ये आपका अबाउट एवरीथिंग अबाउट छोटा नागपुर प्लेट्यू है। अब बात करते हैं मेघालय प्लेट्यू की। मेघालय प्लेट्यू ये जो है, इट लाइज इन द ईस्ट ऑफ राजमहल हिल्स। आपका राजमहल हिल्स या जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है उसके ईस्ट में आपका मेघालय प्लेट्यू या शिलोंग प्लेट्यू लाई करता है। गारो राजमहल गैप सेपरेट दिस प्लेट्यू फ्रॉम मेन ब्लॉक। जो गारो राजमहल गैप जो है, या इसे मालदा गैप भी कहते हैं, मालदा गैप भी कहते हैं, ये इस प्लेट्यू को मेन प्लेट्यूज ये मेघालय प्लेट्यू को आपके बाकी पेनिनसुलर इंडियन प्लेट्यू से सेपरेट करता है। दिस गैप वाज फाउंड बाय डाउन फॉल्टिंग एंड सेट इट वाज लेटर फिल्ड विद सेडिमेंट्स डिपॉजिटेड बाय गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। ये जो गैप था ये फॉल्टिंग से डाउन फॉल्टिंग से क्रिएट हुआ था, उसके बाद यहाँ पे सेडिमेंट्स वगैरह डिपॉजिट हुए थे। ठीक है, दिस प्लेटू इज फाउंड बाय आर्क एंड क्वार्टजाइट शेल्स एंड शिस्ट, इन सब से मिलके बना हुआ है आपका मेघालय प्लेटू। अगला है डेक्कन प्लेटू। ये 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर में स्प्रेड है। यहाँ पे आपके इट इज अ ट्रायंगुलर शेप बाउंडेड बाय सतपुरा एंड विंध्यास इन द नॉर्थ वेस्ट। यहाँ पे सतपुरा और विंध्यास हैं। महादेव एंड मैकाल इन द नॉर्थ, वेस्टर्न घाट्स इन द साउथ, ईस्टर्न घाट्स इन द ईस्ट। तो ये कुछ इस टाइप से आपका डेक्कन प्लेटू है। एवरेज एलिवेशन इसकी 600 मीटर है। इट राइजेस 1000 मीटर इन द साउथ बट टिप्स टू 500 मीटर इन द नॉर्थ। मतलब जैसे ही आप साउथ की तरफ जाएंगे, जैसे ही आप गुजरात महाराष्ट्र से आप नीचे कर्नाटक केरला की तरफ जाएंगे तो इसकी हाइट बढ़ती है, और ऊपर वाले रीजन में इसकी हाइट कम है। इट्स जनरल स्लोप इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट विच इज इंडिकेटेड बाय फ्लो ऑफ मेजर रिवर्स। इसका जो जनरल स्लोपिंग है ये वेस्ट टू ईस्ट की तरफ है, और जिस वजह से जो भी मेजर रिवर्स है वो आपके वेस्टर्न घाट से निकल के बे ऑफ बंगाल में जाते हैं। कैसे है इसकी स्लोपिंग? वेस्ट से ईस्ट की तरफ, इस तरह से। जो भी यहाँ से रिवर है वो सब आपके बे ऑफ बंगाल में फ्लो करते हैं। फिर है आपका महाराष्ट्र प्लेट्यू। Maharashtra Plateau lies in Maharashtra. It is a northern part of Deccan Plateau, made up of basaltic rock of lava origin. ये आपके कैसे फॉर्म हुए थे, ये महाराष्ट्र और डेक्कन प्लेटू? ये आपके फ्लड बसाल्ट प्रोविंस, बसाल्ट प्रोविंस से फॉर्म हुए थे। ठीक है, द एरिया लुक लाइक रोलिंग प्लेन ड्यू टू वेदरिंग। द हॉरिजॉन्टल लावा शीट हैव लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ डेक्कन ट्रैप। इसमें जो है, ये जो आपका जब इंडियन इंडियन लैंडमास आपका नॉर्थवर्ड मूवमेंट कर रहा था तो मेडागास्कर आइलैंड के आसपास रीयूनियन आइलैंड पे ये कुछ समय के लिए रुका था। वहां पे वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था जिस वजह से फ्लड बसाल्ट प्रोविंस जो लावा है वो फ्लो किया था, और इसको एक के ऊपर ऐसे करके ये लेयर्स बनती गई, जिस वजह से ये एक स्टेप फॉर्मेशन में सीढ़ियों की तरह दिखता है हमें। ठीक है, द एंटायर एरिया इज कवर्ड बाय ब्लैक कॉटन सॉइल नोन एज रेगुर सॉइल। ये जो पूरा एरिया है ये रेगुर सॉइल से बना हुआ है। लास्ट है आपका कर्नाटका प्लेट्यू। कर्नाटका प्लेट्यू ऑल्सो नोन एज मैसूर प्लेट्यू। इट लाइज इन द साउथ ऑफ महाराष्ट्र प्लेट्यू। ये महाराष्ट्र प्लेट्यू के साउथ में है। इट इज हाईली डिसेक्टेड ड्यू टू न्यूमरस रिवर राइजिंग फ्रॉम वेस्टर्न घाट्स। ये काफी टूटी फूटी है, क्योंकि कई सारी रिवर्स इसको डिसेक्ट करके आगे मूव करती हैं। द जनरल ट्रेंड ऑफ द हिल्स इज आइदर पैरेलल टू द वेस्टर्न घाट और अक्रॉस इट। इसकी जो हाईएस्ट पीक है ये मुलनगरी या बाबा बुदान मुलनगिरी है, जो कि बाबा बुदान हिल्स पर है। ठीक है, द प्लेट्यू इज डिवाइडेड बिटवीन मलनाड एंड मैदान रीजन। जो ये प्लेट्यू है ये मलनाड और मैदान रीजन में डिवाइडेड है। इसके बाद आपका आता है तेलंगाना प्लेटू। तेलंगाना प्लेटू कंसिस्ट ऑफ आर्कियन जेनेसिस। ये आर्कियन जेनेसिस रॉक से मिलके बना हुआ है। इसके एवरेज एलिवेशन 500 से 600 मीटर के आसपास है। इट्स द सदर्न पार्ट इज हायर देन द नॉर्दर्न पार्ट। द रीजन इज ड्रेन्ड बाय 3 रिवर सिस्टम, गोदावरी, कृष्णा एंड पेन्नर। सो ये है बच्चों आपका फिजियोग्राफी का पूरा चैप्टर। ठीक है,
इसको मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, प्लस इसके जो बेस्ट पॉसिबल नोट्स हैं, जो बेस्ट पॉसिबल नोट्स हैं, कहाँ से, क्लास 11th की ज्योग्राफी, प्लस खुल्लर, प्लस माजिद हुसैन, प्लस मेरे खुद के नोट्स से। इन किताबों का कंपाइलेशन से जो नोट्स मैंने बनाए हैं वो आप लोगों को प्रोवाइड किए हैं। ठीक है, और ये नोट्स खुद में ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसमें मुझे एक्सप्लेन करने की कोई खास जरूरत नहीं थी जब ये नोट्स एक बार आपके पास हैं। इस वजह से आप इन नोट्स को लिख लीजिए अपने नोटबुक में, और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि क्वेश्चंस इसके बाहर नहीं आएंगे। अभी हम जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये नोट्स कितने हेल्पफुल हैं। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट करके बताइए अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।